अब जाने भी दो, क्या सुनाएंगे दास्ता आपको, खामोशी आप समझेंगे नहीं और बयां हम कर पाएंगे नहीं। इसी कश्मकश में इंसान के लोग मुझे बगैर समझे या बगैर कहे वो समझ जाए, उन्हें मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़े, और ऐसे में वो अकेलापन को बुलावा दे रहा है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी मशीन और चीज़ों पे बढ़ती जा रही है। डिजिटल अट्रैक्शन की इस एज में नीरसता और अकेलापन भी इंटरनेट की स्पीड के जैसा ही बढ़ रहा है। और इन सभी पहलुओं की चर्चा हम पिछले कई एपिसोड से लगातार करते आ रहे हैं। आज भी इनके कुछ पहलुओं पर हम गौर करेंगे। हर बार की तरह डॉक्टर सचिन मेरे साथ है। आपका स्वागत है। नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे हमने लास्ट चर्चा छोड़ी थी, हमने जहाँ पर पिछले एपिसोड में, वो थी कि अलग अलग हॉर्मोन्स और जिसके इफ़ेक्ट हमारे मूड पर कैसे होते हैं, जैसे डोपामिन और आपने एंडोर्फिन्स बताया था, और भी कुछ ऐसे हैं कि जिसकी वजह से हमारे मूड पर इफ़ेक्ट होता है। तो कई बार हम इमोशंस को नहीं पकड़ सकते हैं, पर हम फिजिकल चीज़ों को कैसे पकड़ सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये नीरसता इंटरनेट के स्पीड की तरह बढ़ते जा रही है और कई बार बयां नहीं कर पाते हैं। एक्सपेक्टेशंस होती है कि सामने वाला समझे मेरे को, और कई बार बोलते हैं लेकिन हमारा बोलने का तरीका ठीक नहीं होता है। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं जो हम देख रहे हैं कि डिजिटल अट्रैक्शन की वजह से हम किस दिशा में जा रहे हैं, मानसिक बीमारी की ओर। तो आपने जो पूछा हार्मोन्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये शब्द। हिंदी में हार्मोन्स कहते हैं, हार है उसमें। तो जो रासायनिक पदार्थ या तो आपको हार दिलाते हैं या आपके गले में जिसके वजह से हार पड़ता है, दोनों है। हार होना और गले में हार पड़ना, मानो पॉजिटिव निगेटिव इन दोनों का कनेक्शन इन मॉलिक्यूल के साथ है। पूरा हमारा जो रिसर्च है, मुझे याद आता है कैंडिस पर्ट नाम की एक डॉक्टर होके गए जिन्होंने बहुत अच्छा किताब लिखा है, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस। उसमें उन्होंने अलग अलग मूड के साथ, भावनाओं के साथ कौन कौन से केमिकल जुड़े हुए हैं वो बताया है। और इस समय साइकोलॉजी में सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है पॉजिटिव साइकोलॉजी के ऊपर या हैप्पी हार्मोन्स के ऊपर। उसमें से एक हार्मोन हम पिछले कुछ एपिसोड में लगातार देखते आ रहे हैं, वो माना डोपामिन। जी। डोपामिन रिवार्ड के साथ जुड़ा हुआ है। माना कोई भी हमारी आदत जो हमको खुशी देती है तो वो रीइंफोर्स होती है, माना वो फिर से हम रिपीट करते हैं उसको, तो वो डोपामिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो खाना, अच्छी चीजें खाते हैं, फिर वो खाने की चीजें हो या नशे की चीजें हो, उसके साथ डोपामिन जुड़ा हुआ। ऐसे ही हमने देखा कि बिहेवियर, माना हमारा बर्ताव, तो उसमें जुआ खेलना या शॉपिंग करना या मोबाइल पे जाना या इंटरनेट पे रहना, ये सब हमारे बर्ताव है, वो भी डोपामिन को रिलीज करते हैं। तो डोपामिन के साथ हमारी खुशी जुड़ी हुई है। दूसरा जो केमिकल या रासायनिक पदार्थ हमने देखा वो है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन का मतलब होता है एंडोजीनस मॉर्फिन। जैसे मॉर्फिन ये दवाई है, पेन किलर है, वो अफीम से बनती है। तो अफीम भी खुशी के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता होगा कि अफीम का एडिक्शन करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ओपियम या अफीम इसका बहुत नशा करते हैं, उससे एक पेन किलर बनता है। तो हमारा शरीर इतना सुंदर परमात्मा ने बनाया या प्रकृति ने बनाया है कि जिसमें ऐसे केमिकल पदार्थ या रासायनिक पदार्थ हमारे शरीर में बनते रहते हैं, और उसमें का एक है एंडोर्फिन। सो एंडोर्फिन माना एंडोजीनियस मॉर्फिन, माना अंदर से निकलने वाला मॉर्फिन। एक बाहर से हम इंजेक्शन देते हैं मॉर्फिन, और ये अंदर से पैदा होता है। तो ये कब पैदा होता है? तो जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, है ना। इसलिए एक शब्द हम एक्सरसाइज में इस्तेमाल करते हैं, रनर्स हाई। जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करने वाले रहते हैं उनका मूड अच्छा रहता है, खुश रहते हैं। इवन एक्सरसाइज इज एन एंटीडोट फॉर मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन खास करके एक्सरसाइज करने से दूर होता है, क्योंकि ये एंडोर्फिन रिलीज होता है। और एंडोर्फिन क्योंकि पेन किलर है, तो हमारे दुख या जो दर्द है उसको ये दूर करता है। एंडोर्फिन के साथ एनकेफेलिन ये भी होता है। एंडोर्फिन पूरे बॉडी से निकलता है, एनकेफेलिन माना केवल ब्रेन से निकलता है।
तो ये रासायनिक पदार्थ हमारे एक्सरसाइज के साथ जुड़ा हुआ है, हालांकि ये मेडिटेशन से भी निकलता है, एंडोर्फिन्स। हाँ, मतलब कहने का भाव यही है कि हमारी खुशी, जब हम बात करते कि हमारी खुशी किसी चीज़ों पर डिपेंड नहीं है, पर ये सब चीज़ों से हमें खुशी तो मिलती है, चाहे वो खाने से हो, चाहे वो नशे की चीज़ों से हो, तो हमारी खुशी डिपेंड है। पर आपने कहा कि मेडिटेशन से भी ये जनरेट होते हैं या ये क्रिएट होते हैं ये हार्मोन्स। अभी बात यहाँ पर यह है कि मेडिटेशन की प्रोसेस होते होते और ये क्रिएट होते होते इसमें कई टाइम निकल जाता है, काफ़ी पीरियड निकल जाता है, लेकिन तब तक तो इंसान ये चीज़ों पे डिपेंड तो रहता है ना। इसीलिए साइंस क्या कर रही है कि क्या हम इनको बाहर से लिए जा सकते हैं जिससे हमारा मूड बना रहे, है ना। अच्छा। मैं आपको बता दूं मेरा अनुभव। मेरे पास एक केस आया था। शी वॉज अ वाइफ ऑफ अ आर्मी पर्सनल, माना आर्मी में सेवा देने वाले की युगल थे। अभी उसको आदत थी गुटखा खाने की। गुटखा का नशा होता है। अभी गुटखा का नशा छुड़ाने के लिए हम जो दवाई देते हैं उनको हम कहते हैं निकोटिन रिप्लेसमेंट, जी। क्योंकि टोबैको प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं, जिसमें गुटखा एक आता है जिसमें तंबाकू का पाउडर होता है, तो उसमें निकोटिन की वजह से नशा चढ़ता है। तो अभी निकोटिन से नशा चढ़ता है तो बाकी सब देने के बजाय केवल निकोटिन दे, इसको निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी बोलते हैं। जी। तो इसके च्युइंग गम मिलते हैं, ठीक है। तो उससे आपको जितना निकोटिन चाहिए वो मिल जाता है। तो गुटखा खाने के बजाय आप निकोटिन खाएंगे तो आपका वो गुटखे का एडिक्शन छूट जाता है। ये प्रिंसिपल है। तो वो मेरे पास आया, डॉक्टर साहब ये सब बातें ठीक है, उसका गुटखा तो छूट गया, लेकिन अभी उसको निकोटिन च्युइंग गम की आदत लग गई है। तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, सी आई एम नॉट अगेंस्ट साइंस एंड रिसर्च, हम उनको एक एडिक्शन से दूसरे एडिक्शन पे शिफ्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो दवाई से ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, पेन किलर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं लंबे समय तक। तो हमको हर प्रकार की डिपेंडेंसी से मुक्त करना है। हालांकि हार्डकोर ड्रग्स और ऐसी नशीली चीजें जिससे बहुत नुकसान होता है, उससे ये अच्छा ही है, लेकिन ऐसा ना हो कि हम टेंशन दूर करने के लिए नींद की गोली दे और फिर नींद की गोलियों का नशा चढ़ जाता है। उसको छुड़ाने के लिए फिर बहुत मुशक्कत होती है। तो वहां पर मेडिटेशन बहुत अच्छा काम करता है ना। मेडिटेशन आपकी डिपेंडेंसी को खत्म करता है। रेगुलर अगर हम 10 मिनट करते हैं तो भी ये पूरा हो सकता है, ये जो नीड है हमारी। यस, ये जैसे आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लोग हमको सवाल पहला यही पूछते, कितना दिन तक और कितना देर तक करना है, ये दो सवाल पूछते हैं। स्टडीज से ये पता चला है कि 20 मिनट डेली अगर हम करते, मॉर्निंग इवनिंग, हालांकि हमारा योग में राजयोग जो ब्रह्मा कुमारी द्वारा सिखाया जाता है उसमें ऐसा नहीं है 20 मिनट, हम निरंतर योग की बात करते हैं कि निरंतर उस स्टेज में रहना है। इसको बहुत अच्छा शब्द अंग्रेजी में स्पिरिचुअल इंटॉक्सिकेशन, माना आध्यात्मिक नशा, या जिसको नारायणी नशा कहा है। अगर हम इस स्टेट को मेंटेन कर पाते तो कंटिन्यूअसली हमारी खुशी बरकरार रहते हैं। अभी क्या होता है कि लोग शुरुआत में तो डेफिनेटली 10 मिनट करें या 15 मिनट करें, हम तो कहेंगे समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं करने से आप शुरुआत तो करो, धीरे धीरे मिनिमम 20 मिनट्स तक आप रहो। और गुड मेडिटेटर्स फिर घंटे तक रहते हैं, है ना, 1 घंटा 2 घंटा आप उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो आपको खुशी दे रहा है। पर शुरुआत 20 मिनट से कम करना चाहिए, क्योंकि देखा गया कि 20 मिनट करने से आपके ब्रेन के अंदर वो केमिकल रिलीज होते हैं एंड यू स्टार्ट फीलिंग गुड। ओके। हाँ, तो शुरुआत हम शुरुआती 20 मिनट से चालू 20 करना मिनट है। से करें और इसको बढ़ाते जाए। सबसे अच्छा तरीका जो हमको परमात्मा ने बताया कि ऐसा नहीं है कि सुबह किया, जैसे हमारा मोबाइल होता है ना, हम सुबह चार्ज करते, काफी समय तक चलता है, लेकिन अगर वो डिस्चार्ज फास्ट हो रहा है तो आपको रेगुलरली चार्ज करना पड़ेगा, है ना। और आज हम देख रहे हैं लोगों के जिस तरह से वेस्ट थॉट्स चल रहे हैं, निगेटिव थॉट्स जिसकी स्पीड बहुत फास्ट रहती है, तो जल्दी डिस्चार्ज होते हैं। तो हमको तो चार्जिंग की भी रेगुलर बहुत ज्यादा चार्जिंग करना जरूरत है। चाहिए। तो हमने देखा, जो हमको परमात्मा ने बताया कि हर घंटे 1 मिनट आप उस स्टेज में जाओ तो आपका मूड लंबे समय तक स्टेबल रहता है। और जैसे हमने देखा कि स्टेबिलिटी इज मोर इम्पोर्टेंट। पर इसमें कई बार ऐसा भी होता है, मेरे पास एक केस ऐसा आया था कि जहाँ पर
वो बहुत ज़्यादा साइलेंस का प्रैक्टिस करते करते या स्टेबिलिटी का प्रैक्टिस करते करते कई चीज़ों को भूलने लगे, या बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में इंटरेस्ट नहीं आने लगा और ऐसे लगने लगा कि ठीक है, ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे नहीं करना है। और समवेयर लाइक विड्रॉल सिम्टम्स तो हम नहीं भूलेंगे, लेकिन मैं समझती हूँ कि जहाँ पे आपको अलर्ट और एक्टिव रहना है वहाँ पे रह नहीं पा रहे हैं, आपको साइलेंस को ही ज़्यादा इंजॉय करते जा रहे हैं। तो क्या ये फिर कर्म क्षेत्र पर इनबैलेंस नहीं हो जाएगा? कई बार हमको लगता है कि हम साइलेंस में, पर आप साइलेंस में नहीं होते हैं। यू आर नॉट हील्ड। आपको लगता है कि आप साइलेंस में हैं। साइलेंस इज अ वेरी पावरफुल एंड पॉजिटिव स्टेट, लेकिन हम वहाँ पे गलत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अकेले हैं, उस समय भी अकेले हैं। साइलेंस खुशी की अवस्था है, और अगर आप सचमुच में साइलेंस है तो आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी रहती है। जो काम आप 1 घंटे में करते हैं वो आप थोड़े समय में कर सकते हैं। पर वो जो साइलेंस हम समझते हैं वो साइलेंस है नहीं वहाँ पे। साइलेंस को आप जब बहुत एंजॉय करते हो, 1 आवर 2 आवर, है ना, आपको अच्छा लगता है। क्योंकि जिस लेडी को मैं जानती हूँ, शी रियली एंजॉय द साइलेंस, शी इज़ स्टेबल, शी इज़ क्वाइट स्टेबल। लेकिन जब उनको कुछ किसी से बात करना है तो वो भूल जाती है, या कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पे एक्टिवनेस की ज़रूरत है, वहाँ पे वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है। देन दैट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज इससे मैसेज ये जाएगा कि जो लोग साइलेंस में जाते हैं दे आर नॉट इफेक्टिव इन रिलेशनशिप्स और मे बी इन योर वर्क इन योर एफिशिएंसी। वर्क, ये हाँ। गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्चुअली यू हैव टू बी मोर अलर्ट एंड इफेक्टिव, और आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो जाती है कि आपका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा हो जाता है। ओके। हमारा ये अनुभव है, उल्टा हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। वी आर एट द राइट प्लेस एट राइट टाइम, डूइंग राइट थिंग्स इन अ राइट वे, है ना। ये चारों बातें आ जाती है। परफेक्शन इन एक्शन आ जाता है। जो भगवत गीता का श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम, योग वो जो कर्मों में कुशलता लाता है। अगर वो नहीं आ रहा है तो समवेयर आई एम मिसिंग समथिंग, या ओके। मैंने कुछ मिस इंटरप्रेट किया है। तो जो हमने देखा डोपामिन और एंडोर्फिन देखा, इसी के साथ जो आप कह रहे हैं उसके साथ मैं एक और मॉलिक्यूल लेना चाहूंगा जिसका नाम है सीरोटोनिन। जी, सेरोटोनिन। सीरोटोनिन एक बहुत लोग अभी इसको जानने लगे हैं, क्योंकि आजकल गूगल करते हैं तो उनको पता चलता है। सीरोटोनिन हमारे मूड के साथ जुड़ा हुआ है, और डिप्रेशन वालों में यह हार्मोन्स की कमी होती है, और इसलिए जो डिप्रेशन की इलाज के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसको SSRI कहते हैं या SNRI कहते हैं, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो सीरोटोनिन की मात्रा जब हमारे ब्रेन में बैलेंस में रहती है तब हमारा मूड अच्छा रहता है। तो सीरोटोनिन हमारे मूड और अलर्टनेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो मूड और अलर्टनेस हमारा वो सीरोटोनिन हार्मोन के साथ जुड़ा हुआ है। मूड और अलर्टनेस। अलर्टनेस। ओके। और चौथा हार्मोन मैं कहना चाहूंगा कि सभी मानसिक बीमारियों में हम सबसे पहले जो ऑब्जर्व करते हैं वो है कि आपका नींद। ओके। स्ट्रेस और नींद का बहुत गहरा कनेक्शन है। जब आपकी नींद बहुत अच्छी है तो दिन भर आप फ्रेश रहते हैं, आपका मूड भी अच्छा रहता है। क्योंकि हमने देखा कि जब मैनिया जैसी बीमारी होती है, तो मैनिया माना उत्तेजक अवस्था, बहुत उत्तेजना में चले जाते, तो ऐसे लोग 3-3 4-4 दिन तक सोते नहीं है। डिप्रेशन में या तो बहुत सोएंगे लंबे समय जी। तक, या बिल्कुल नहीं सोएंगे, है ना। तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बड़ा डिप्रेशन की बीमारी या मैनिया, जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी हम कहते हैं, कि एक बार आप 3 महीना उत्तेजना में, 3 महीना डिप्रेशन में, आप फ्लक्चुएट होते रहते हैं। हमने देखा उसके साथ एक हार्मोन जो जुड़ा हुआ है, जो हमारे ब्रेन में एक पीनियल ग्लैंड रहता है, या तो पीनियल ग्लैंड से जो निकलता है वो है मेलाटोनिन। जी। तो मेलाटोनिन हार्मोन भी हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारी नींद के साथ जुड़ा है। जब हम आंखें बंद करते हैं, अंधेरा होता है, तो मेलाटोनिन रिलीज होता है और हमको नींद अच्छी आती है, गहरी आती है। और ये हार्मोन भी हमारे माइंड के साथ, क्योंकि नींद हमारे मूड के साथ कनेक्टेड है। जी। जिनका नींद नींद डिस्टर्ब अच्छा रहता है तो हाँ, मूड अच्छा रहता है। मूड अच्छा आज रहता कहते है, हैं मूड अच्छा नहीं है क्योंकि तुम्हारी नींद नहीं हुई है नींद क्या नहीं रात हुई को। है, और गुस्सा भी बढ़ता है। हाँ जी। जिनका नींद नहीं होता है ना, वो इरिटेबल रहते हैं, क्योंकि ब्रेन को रेस्ट नहीं मिली हुई है, तो वो इरिटेबल हो रहते हैं। इसलिए मेलाटोनिन की मात्रा भी निकलना बहुत जरूरी है। और जो हम कह रहे थे, मेलाटोनिन की टैबलेट्स भी मिलती है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, साइंटिस्ट का क्या है काम, कि बहुत
स्थूल में लाना, सूक्ष्म को स्थूल में पकड़ के लाना। जैसे मेलाटोनिन नहीं है आपके बॉडी में, नहीं रिलीज हो रहा है, तो बाहर से हम सप्लीमेंट करें और आपको नींद लाए, ठीक है ना। लेकिन हमने देखा जो नेचुरली चीजें निकलती है और आर्टिफिशियल आप देते हो, उसमें फर्क तो रहता ही है, ठीक है ना। तो जितना हो सके नेचुरल निकली चीजें, वहां पे मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जिनका मूड डिस्टर्ब है, जिनका नींद डिस्टर्ब है, जिनकी डिपेंडेंसी है, जो आपने कहा ना चीजों के ऊपर या पदार्थों के ऊपर डिपेंडेंसी है, जो खुशी बाहर ढूंढते हैं फिर उनको अल्पकाल के लिए मिलती है। ऐसे लोग जब मेडिटेशन करना प्रैक्टिस चालू करते हैं तो हमारे स्टडीज में भी देखा गया कि ऐसे लोगों के अंदर मेलाटोनिन नेचुरल रूप में निकलता है। ऐसे लोगों में सीरोटोनिन भी निकलने लगता है, ऐसे लोगों में एंडोर्फिन निकलने लगता है, ऐसे लोगों में डोपामिन निकलने लगता है। तो मेडिटेशन क्या करता है, इन सब केमिकल्स को नेचुरली, जैसे आपका बॉडी में बना हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ में जैसे आया हुआ है, तो वैसे निकलने लगता है। और दवाइयों से क्या होता है, हम एक्सटर्नली सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि दवाइयाँ हमको लेनी चाहिए, जहाँ पे ये सब चीजें काम करने में टाइम लगती है तब दवाइयाँ जरूर लेनी चाहिए, लेकिन दवाइयों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। तो बहुत सारे डॉक्टर मैंने देखा आजकल, डॉक्टर्स के अंदर भी ये रियलाइजेशन आ रहा है कि मुझे जल्दी से जल्दी इनको दवाई से टेक ऑफ करना है और हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाना है। तो मेजॉरिटी डॉक्टर आजकल मानने लगे और एक्सेप्ट भी करते, जो शुरुआत में बहुत कठिन था, कि साइकोसोमेटिक बीमारियां है, इनकी दवाइयां मुझे जैसे ही इनका मूड कम हो तो टेपर ऑफ करनी चाहिए जी। तो वो हमेशा बताते, खास करके ऐसे माइनर न्यूरोटिक डिसऑर्डर से या मानसिक बीमारी में दवा के साथ दुआ भी इस्तेमाल करना। माना दवाइयों के साथ बोलते थोड़ा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, थोड़ा एक्सरसाइज करो या मेडिटेशन करो। हमारे पास सेंटर पर लोग भेजते हैं और हमने देखा कि दवाइयों के साथ में अगर ये मेडिटेशन जैसे बताया जाए वैसे करते हैं, पॉजिटिव चिंतन करते, सकारात्मक चिंतन, ब्रह्मा कुमारी में जो मुरली क्लास होता है जिसमें परमात्मा के महावाक्य होते हैं, तो मैंने देखा कि धीरे धीरे इनका मूड स्टेबल होने लगता है जी। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि इनकी अपनी खुद की शक्ति नहीं होती है, तो आसपास के जो इनके लोग होते हैं, स्पेशली पार्टनर, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ में से कोई एक डिप्रेशन में है लंबे समय तक, तो दूसरे व्यक्ति के लिए बहुत ही उनकी भी लाइफ जैसे डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ टाइम तक इंसान को एक दूसरे के लिए एम्पैथी होती है, अपने नज़दीक का व्यक्ति है और होती ही है, नेचुरली होती है, पर बहुत टाइम अगर वो चला जाए तो उनका अपना भी रूटीन रहता है ना, तो ऐसे समय पर कैसे हैंडल करें? केवल इसी का नहीं, कोई भी मानसिक बीमारी जिस घर में होती है तो सबको एडजस्ट करना पड़ता है। पर मैंने माताओं में खास देखा, अगर बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, वो माता गिव अप नहीं करती है। कई पेरेंट्स लंबे समय से अपने बच्चे को संभाल रहे हैं, है ना, उनमें जो इशू रहता है। हालांकि ये बात ठीक है कि हर एक की सहन शक्ति अलग होती है, हर एक की एडजस्टिंग कैपेसिटी अलग होती है। तो थोड़ी देर तक लोग राह देखते हैं, 3 महीना, 6 महीना, में भी 1 साल, और फिर जब देखते हैं कि ये तो ऐसा ही चलेगा, ये दवाई ले रहा है, तब वो जो आपने कहा ना, वो अपने लाइफ के बारे में, क्योंकि उनका भी हर एक का पर्सनल लाइफ होता है, पर्सनल स्पेस होता है, तो वो ये सोचने लगते हैं कि मैं भी कब तक, है ना, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करूं इस व्यक्ति के लिए। लेकिन ये हमेशा आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपके घर में ऐसी व्यक्ति है और आपका उनके साथ में रहना हो रहा है, तो ये कर्मों की गति है। विदाउट रीजन आप नहीं आए साथ में, और आपको वो कर्म का हिसाब किताब चुकता करना पड़ेगा। नहीं, वो एक्सेप्ट अगर मान लो किसी ने कर लिया, लेकिन शक्ति हर रोज की चाहिए, क्योंकि ये कहना आसान है पर पूरी जिंदगी निकालना किसी के साथ। और एक बार मेंटली रिटार्डेड है तो फिर भी शायद मुझे लगता है एक्सेप्टेंस हो जाता है, पर जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, लाइक इन अ डिप्रेशन, है ना, यू कांट सी रियली डिप्रेशन या एंग्जाइटी ऐसी चीज़ है कि आज आप बहुत अच्छे हो, 4-5 दिन आप अच्छे रह रहे हो, फिर अचानक से आप डाउन फील करते हो और आप इस तरह से बात करते हो कि वो आपका पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, वो आपकी हैबिट है गुस्सा करने की, या फिर वो डिप्रेशन है। इसी चीज़ का पता नहीं चलता है।
तो ऐसे समय पर व्यक्ति को तुरंत याद नहीं आता है कि सामने वाला बीमार है। वो तो यही सोचता है कि पता नहीं इसकी आदत ही ऐसी है, या ये कुछ करना नहीं चाहता है Yes. और मैं परेशान होते जा रहा हूँ। तो उस व्यक्ति को अपने आप को सशक्त रखने के लिए क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि सालों का पैटर्न है। मान लीजिए Yes. ऐसे कई फैमिलीज़ है Yes. जहाँ पे 10 साल, 15 साल, 17 साल के पैटर्न्स देखने में आए हैं कि पार्टनर में इस तरह के पैटर्न चलते हैं। दो चीजें समझना है, कई लोग ना बॉर्डर लाइन पे होते हैं, ना वो नॉर्मल रहते हैं ना वो जी। मानसिक बीमार, तो बॉर्डर लाइन पैटर्न लंबे समय तक रहता है। और वो लोग एक्सेप्टेंस का भी प्रॉब्लम होता है, जो हमने पहले देखा ना, हाँ। साइकियाट्रिक बीमारी में डिनायल बहुत कॉमन है। मैं क्या पागल हूँ, मेरे को क्या ये बीमारी है जो आप समझते हैं, तो डिनायल मोड में रहते हैं। जी। दूसरा, हमको चेक करना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति, जो बहुत हमने देखा है ऐसा, वो दवाइयों का डोज नहीं लेता है। घर वालों को लगता है वो लेता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं फेंक देता है या लेता नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि वो नॉर्मल है। तो सुपरवाइज डोज जाना चाहिए। ये जी। मैं क्यों बता रहा हूँ कि ये करेक्टेबल फैक्टर्स है हम्म। जो करेक्ट नहीं किए जाते, और हमको लगता है ये सब होने के बाद भी ऐसा क्यों हो रहा है, सब ये दवाई बराबर ले रहा है, काउंसलिंग बराबर ले रहा है। तो तीसरी बात जो आती है, जो हम घर वालों को बताते हैं, जो कि पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, वो है फैमिली काउंसलिंग। फैमिली काउंसलिंग भी उतनी ही जरूरत है जितनी पेशेंट की काउंसलिंग, क्योंकि आपके ऊपर असर आ रहा है, तो यू ऑल्सो नीड हेल्प, हम्म। है ना। कई लोग ऐसे बोलते हैं गुस्से में, इनके साथ रह के मैं भी पागल हो जाऊंगा अगर मैंने, बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसके जो बिहेवियर है वो अनएक्सेप्टेबल होता है, और हमको लगता है कि ये बीमार नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा करता है। लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड, अगर डायग्नोसिस डॉक्टर ने जो भी किया है बाइपोलर डिसऑर्डर का या मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का या और कोई बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, तो आपको वो बीमारी को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से, कि वो बीमारी कितने समय तक रहेगी, लंबे समय तक रहेगी, क्या सालों तक रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, और उसमें ऐसे अच्छा पीरियड आएगा या खराब पीरियड आएगा, अच्छा पीरियड आएगा तब क्या करना है, खराब पीरियड आएगा तब क्या करना है, ये पहले से ही फैमिली वालों को पता होना चाहिए। राइट। तो फैमिली वालों को अगर ये पहले से ही डॉक्टर या काउंसलर बता के रखते हैं, तो वो मेंटली रेडी रहते कि ऐसा होने वाला है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। हमको क्या लगता है कि ये जानबूझ के कर रहा है, तो ये इसको तो होना ही चाहिए, हम इसको सपोर्ट नहीं कर। लेकिन जब ये पता चलता है कि ये इसके कंट्रोल में नहीं है, इसके ब्रेन के अंदर इम्बैलेंस हुआ है और मुझे इसके साथ एडजस्ट करना है, वर्स्ट सिचुएशन में हमने देखा है कि ये लोग घर से निकाल के उनको मेंटल असाइलम में डाल देते हैं। कहते हम तो सुखी रहे, कम से कम ये उधर पड़ा रहे, या कहीं पे एडमिट कर देते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति खत्म हो रही है, उनको पता चल रहा है। तो हमको पूछते कोई ऐसी जगह है क्या जहाँ पे इसको महीने हम पैसा देने को तैयार है, पर ये उसको कोई केयर टेकर हो, क्योंकि ये इनको संभालना कठिन जा रहा है। और मैं ये समझ सकता हूँ, घर छोटा है या घर को चलाना भी है, तो मुझे ड्यूटी पर जाना है ना, तो मैं केवल इसके पीछे पड़ूं तो घर कैसे चलेगा। तो मुझे मेरा ड्यूटी भी करना है, या घर परिवार के और सदस्य है उनके तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ना इसके तरफ इग्नोरेंस बढ़ते जाता है, और इसको रहते ये कहीं रह जाए किसी हॉस्पिटल में तो अच्छा है, हम अपने कम से कम हम तो लेकिन सीख रहे। उससे पार्टनर का डिप्रेशन और बढ़ता है। पर हम इसकी चर्चा अगले एपिसोड में ज़रूर करेंगे, इसी को हम कंटिन्यू भी करेंगे। पर आज हमें टाइम इससे ज़्यादा इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन आज की आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज के इस एपिसोड में हमने और कुछ नए हार्मोन्स को देखा। सबसे पहले हमने डोपामीन को देखा था, फिर इसके बाद हमने एंडोर्फिन को देखा और सीरोटोनिन को भी देखा, और किस तरह से ये जो हार्मोन्स है ये मूड पर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो कई बार इमोशंस को या मूड को पकड़ना डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए नेचुरली इसको कैसे बढ़ाना है, या अगर वो नहीं बढ़ते हैं नेचुरली तो उसको बाहर से सपोर्ट देकर कैसे बढ़ाया जा सकता है जिससे थोड़ा मूड ठीक हो। इस पर आज हमने चर्चा की। ये डिजिटल अट्रैक्शन के इस एज में बार बार इमोशंस के डिस्टर्बेंस की वजह से ही हम कहीं ना कहीं उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इस बात को हम समझ रहे हैं और इसमें संतुलन कैसे रखना है, इसी चीज़ पर हमारी चर्चा आगे के एपिसोड में भी जारी रहेगी। लेकिन आप हमें YouTube पे या फिर इंस्टाग्राम पे या तो आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। हम फिर से अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।